23 मई को कैसी रहेगी बाजार की चाल, लेकिन चलिए नजर डालते हैं कि आज यानी 22 मई को कैसा किया बाजार ने प्रदर्शन। 22 मई को बाजार बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। मेटल, आईटी और फार्मा में आई खरीदारी के दम पर निफ्टी 18,300 के ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी पर अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, डिविस लेबोरेटरीज, अपोलो हॉस्पिटल्स और टेक महिंद्रा टॉप गेनर रहे हैं, जबकि नेस्ले इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स, एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स निफ्टी के टॉप लूजर रहे हैं। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो मेटल इंडेक्स 3% और आईटी इंडेक्स 2% चढ़े हैं, जबकि कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस और हेल्थ केयर इंडेक्स में 1% की तेजी रही है। दिग्गजों की तरह ही छोटे मझोले शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.7% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.4% की तेजी रही है। उधर डॉलर के मुकाबले रुपया भी 22 मई को कमजोर हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे की गिरावट के साथ 82.82 प्रति डॉलर पर बंद हुआ है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि अमेरिकी ऋण सीमा पर चल रही बातचीत में संभावित प्रगति की उम्मीद में घरेलू बाजार में 22 मई को तेजी आई। चौथी तिमाही के कमजोर प्रदर्शन के बावजूद सस्ते मिल रहे शेयरों और दबी मांग के कारण आईटी शेयरों में उछाल आया। बुधवार यानी 24 मई को यूएस FOMC मिनट्स के जारी होने से पहले निवेशक सतर्क दिख रहे हैं, क्योंकि ये मिनट्स रेट हाइक पर विराम लगेगा या नहीं, इस पर कुछ संकेत दे सकते हैं। 23 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल, इस पर शेयर खान के जतिन गेड़िया का कहना है कि निफ्टी में 22 मई को पिछले कारोबारी सत्र की तेजी जारी रही। ये 100 अंक से ज्यादा की शानदार बढ़त लेकर बंद हुआ। डेली चार्ट्स पर निफ्टी में 20 डे मूविंग एवरेज से शुरू हुई रैली 22 मई को भी जारी रही। ऊपर की ओर 18,350 से 18,375 के जोन में निफ्टी के लिए शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बना हुआ है। वहीं नीचे की तरफ इसके लिए 18,210 से 18,250 के स्तर पर सपोर्ट दिख रहा है। जतिन का अब भी ये मानना है कि निफ्टी कंसोलिडेशन मोड में है। ये 18,000 से 18,400 के रेंज में कंसोलिडेट होगा। वहीं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सिद्धार्थ खेमका का कहना है कि बाजार ने पिछले कुछ हफ्ते सुस्ताने के बाद फिर से तेजी पकड़ ली है। यूएस फेड की सकारात्मक टिप्पणी, FII की लगातार खरीदारी और इंडेक्स हैवीवेट के अच्छे नतीजों ने सेंटिमेंट को सपोर्ट किया है। स्टॉक विशेष एक्शन के साथ साथ पूरे बाजार का दृष्टिकोण पॉजिटिव बना हुआ है। अगले कुछ दिनों में निवेशकों और ट्रेडरों की नजरें वैश्विक घटनाओं जैसे FOMC मिनट, यूएस में GDP आंकड़े और यूएस और जापान के खुदरा महंगाई आंकड़ों पर रहेंगी। बता दें कि BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 22 मई को बढ़कर 278.79 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जिसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 18 मई को 276.59 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप में करीब 2.20 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। SIT स्टॉक्स पर डीलर्स ने जताया भरोसा, 20 रुपए तक आएगी तेजी। निफ्टी और बैंक निफ्टी की 22 मई को अलग अलग चाल देखने को मिली है। निफ्टी में खरीदारी का मूड नजर आया। बाजार में IT शेयरों ने जोश भरा, लेकिन बैंक निफ्टी ने बाजार पर दबाव बनाया। वहीं मिड कैप शेयरों में भी हल्की खरीदारी देखने को मिली। 22 मई को ज्वेलरी शेयरों में रौनक नजर आई। अच्छे नतीजे और एक पर एक बोनस शेयर के ऐलान के बाद थंगामाइल ज्वेलरी का स्टॉक 13% उछल गया। अन्य ज्वेलरी शेयरों में भी चमक देखने को मिली। TBZ का शेयर 4% भागा। वहीं 2000 के नोट की वापसी के चलते सोने की डिमांड बढ़ी हुई दिखी। ऐसे में डीलिंग रूम्स में किन दो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा हलचल रही है, चलिए आपको बताते हैं। HCL टेक, 22 मई को डीलर्स ने इस IT स्टॉक में खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दी है। डीलर्स का कहना है कि FIIs की तरफ से IT शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। डीलर्स के मुताबिक HCL का शेयर 15 से 20 रुपए तक चढ़ सकता है। वहीं IT शेयरों में डीलर्स की BTST यानी आज खरीदने और कल बेचने की सलाह है। तो अगर आज आपने इस स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेच के अपना मुनाफा कमा सकते हैं। IT शेयरों के फ्यूचर्स में खरीदारी होती हुई दिखाई दी है। सन टीवी, दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने सन टीवी के स्टॉक में अपने क्लाइंट से खरीदारी करने को कहा। डीलर्स ने इस स्टॉक पर पोजीशनल खरीदारी की सलाह दी है। डीलर्स के मुताबिक ये शेयर 6 से 7% तक चढ़ सकता है। वहीं जून सीरीज में शेयर में लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं,
और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना ही दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहां से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। चौथी तिमाही में डीबी कॉर्प, दैनिक भास्कर के नाम से बहुत सारे अखबार निकलते हैं और बहुत सारे बिजनेसेस में है, डिजिटल में भी हैं, एफएम रेडियो में भी हैं। तो Q4 में अनुमान से अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। ईयरली देखेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे नंबर कंपनी ने पेश किए हैं। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। गिरीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सर, नंबर ईयरली बेसिस पे तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन जब Q-on-Q सीक्वेंसली देखते हैं तो थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहे हैं। क्या रीज़न है? क्या सर, Q3 सीजन का टाइम होता है ना, दिवाली फेस्टिवल का टाइम होता है। हाँ। Q4 3 से हमेशा कम होता है, इसलिए अपन तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही को कंपेयर नहीं कर पाए। लेकिन बड़ा आजकल सुना पॉलिटिकल माहौल है, चुनाव बहुत है, विज्ञापन वगैरह खूब मिल रहे होंगे आपको? नहीं सर, हमको तो नहीं मिल रहे हैं। और जब देखिए ईमानदारी बताऊं कि पॉलिटिकल विज्ञापन अखबार वालों के लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बचा है। फिर वो छुटभई अखबार है, इधर आप उससे खुश हो जाते होंगे, लेकिन साइजेबल प्लेयर्स है उनके लिए पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग कितनी है? 10% टोटल। ओके, तो ईयरली नंबर तो सर अच्छे हैं, लेकिन मैं आपके साथ आना चाहता हूँ डिजिटल वाले फॉर्मेट पे, जो सबसे इस समय हाईलाइटेड है। उसमें आपने पिछली बार मुझे बताया था कि आपने करीब 300 करोड़ रुपए कैपेक्स कर चुके हैं, और ज़्यादा कैपेक्स कर लिया अभी तक, प्लस आपने ये भी प्रॉमिस किया था कि ब्रेक इवन का मुझे इस क्वार्टर में ज़रूर बताएंगे। क्या स्थिति है? तो देखिए, पहले तो कैपेक्स नहीं, वो सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। जो पैसा जाता है टेक्नोलॉजी में जाता है, मैन पावर में जाता है और ऐप को बहुत बढ़िया बनाने में जाता है। मुझे उम्मीद है आप हमारा ऐप यूज करते होंगे, तो आप देखते होंगे उसकी जो ऐप की खुलने की स्पीड है या जो खबरें दिखाने की स्पीड है, वीडियो दिखाने की स्पीड है, वो हिंदुस्तान में बेस्ट है आज की तारीख में। तो इसलिए उसका एडवांटेज हमको मिलता है कि आज लगभग 15-16 मिलियन यूजर्स हमारे उसमें खड़े हुए हैं और काफी एडवांटेज मिल रहा है। जो मैंने आपसे कहा था कि हम उसको ब्रेक इवन की बात करेंगे, तो पूरी कंपनी उस तरफ प्रयासरत है कि हम उसमें ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर सकें। और मैं समझता हूँ अच्छी खबर 2-4-6 महीने में या 2-4 क्वार्टर में मिलनी चाहिए। गिरीश जी, ये जो डिजिटल वाला है ना, मेरा दिलचस्पी इस पे ज़्यादा कि इसका जो मॉडल क्या होगा, मतलब इसमें कैसे आप प्रॉफिट बनाएंगे? रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन से रेवेन्यू बनाएंगे या एड से बनाएंगे? अगर एड आना शुरू होगा तो उसका ब्रेकअप बताइए मुझे। देखिए, क्या सर, मैं सारा बिजनेस सीक्रेट आपको मैं बता दूंगा तो मेरे अचानक देखते रहेंगे पूरे टाइम। इसलिए मैं चाहता हूँ वो हम पे छोड़ दें और मैं 2-3 क्वार्टर में जब वापस आऊंगा आपके पास। नहीं, अच्छा, एड रेवेन्यू तो आ रहा होगा ना? एड रेवेन्यू तो शुरू ही हो गया होगा। नहीं, अभी हमारे ऐप पे हम लोग एड रेवेन्यू लेते नहीं है। अगर आप देखें, वो क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए क्योंकि मेरा मानना है, देखिए अखबार जब आप पढ़ते हैं सुबह
और उसमें एक खबर होती है, उस खबर में आप अंदर घुसते हैं, पूरी पढ़ते हैं खबर को, तो ऐड उसके बगल में होता है, तो आपको ऐड डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है, खींच नहीं रहा होता है। जबकि डिजिटल में क्या होता है, ये ऐड जो है ना वो बीच बीच में निकल के आ जाते हैं, अरे भाई मैं खबर पढ़ रहा हूँ, आप मुझे परेशान कर रहे हो। तो हमने प्रयास किया है कि हम इस तरह का डिस्टर्बेंस कोई भी अपने रीडर को नहीं देना चाहते, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है, आज हमारी 3-3,500 लोगों की जर्नलिस्ट की टीम है, एडिटोरियल की टीम है जो लगे हुए हैं, बाकी लोग करीबन 5,000 लोग और हैं, लगभग 8,000 आदमी इस संस्था में काम करता है, खबरों के लिए भी, अखबार छापने के लिए, डिजिटल की सबके लिए। तो मेरा मानना है वो लोग जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत पाठक तक निर्विरोध पहुंचनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग उसके साथ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग उसको परेशान करती रहे। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं जब आपकी इतनी बढ़िया खबर होती है और जबरदस्ती एड ब्रेक आ जाता है तो आपको बुरा लगता है ना। बिल्कुल, मैं जैसा मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि इसके बीच में कोई ऐड घुसे। मेरी इसी से बात बिल्कुल फ्लॉलेस चलनी चाहिए। अच्छा, डिजिटल में टोटल कितने आदमी आपने बताया? 3,500 लोग? नहीं, टोटल हमारी कंपनी में 8,000 लोग हैं, और मैं बड़ा गर्व के साथ कहना चाहता हूँ हम लोगों का टोटल सैलरी बिल 400 करोड़ रुपए लगभग साल का होता है। तो भास्कर समूह लगभग 400 करोड़ रुपए की सैलरी देता है, और हम बहुत प्राउड है इस बात को लेकर। सर, डिजिटल में एक्सक्लूसिवली डिजिटल के लिए आपने कितने आदमी रखे हैं? तकरीबन सब मिला के 800,000 आदमी डिजिटल में भी। 800,000 आदमी डिजिटल में है। और अभी मतलब ठीक है, आप सीक्रेट में से शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन आने वाली आपने बहुत लंबा रेंज ले लिया आपने। पहले कहा 2-3-4 क्वार्टर, फिर कहा 6 क्वार्टर, मतलब 1-1.5 साल लगेगा अभी। और कितना पैसा टोटल डिजिटल के नाम पे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर चुके हैं? 500 करोड़, 600 करोड़? देखिए, क्या मैं कहना चाहूंगा ये कि हमने हमारे इन्वेस्टर से बोर्ड में एक अप्रूवल लिया था कि अभी हम डिजिटल का ज्यादा डिस्क्लोजर नहीं देना चाहते, और सिंपल है क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो अभी हम चाहते हैं कि एक बार नंबर आ जाए, बढ़िया नंबर, और ग्रोथ अच्छी चल रही है। मैं आपको ग्रोथ बताता हूँ। देखिए, आज की तारीख में मेरे करीबन 15.5 मिलियन मंथली यूजर खड़े हैं, और अगर आप दूसरे किसी को देखेंगे तो न्यूज़पेपर में तो कोई दूसरा है ही नहीं। जो है वो एक टीवी चैनल का ऐप है, वो नंबर 2 पे है, वो है तकरीबन 3 मिलियन पे। तो आप सोचिए 3 मिलियन वर्सेस 15 मिलियन, गजब का काम कर रही है मेरी टीम। नहीं, तो ये तो बढ़िया बात है। सर, ये जो अखबारी कागज है जिसको न्यूज प्रिंट कहते हैं अंग्रेजी में, इसके दाम कुछ कम हुए क्या? हाँ साहब, थोड़ी आप लोगों की दुआएं लग गई हैं तो थोड़े कम हुए हैं। तो जो पहले ये मामला $65,000 पे हमारे 4-5 क्वार्टर पहले तक पहुंच गया था, वो अब करके करीबन 60,000-61,000 पे आ गया है। और हमको उम्मीद है कि अगले क्वार्टर में, जिसमें हम आज बैठे हुए हैं, Q4 और Q1 और Q2 में, ये लगभग 57-56,000 तक पहुंच जाए। 56,000 तक पहुंच गया। सर, मार्जिन अभी आपके ईयरली बेसिस पे मैं देख रहा हूँ, मैं क्वार्टर को नहीं देख रहा हूँ, 15% के आसपास। कितना होगा इस साल? कुछ बढ़ेगा? तो देखिए, ये अगर जो मैं पैसा बता रहा हूँ कि अगर ये 40-50 करोड़ रुपए सीधे न्यूज प्रिंट की कॉस्ट से बचेगा, तो ये नीचे बॉटम लाइन में जाना है, तो ये मार्जिन अच्छा होगा अगले साल में, काफी अच्छा मार्जिन। सर, एक चीज ये बताइए, क्या ये ऑटो कंपनीज बहुत ऐड देती है, इस समय नहीं दे रही क्या? हाँ, थोड़ा ऑटो कंपनी, देखिए बाकी सब कैटेगरीज, रियल एस्टेट, एजुकेशन, मेडिकल कंपनीज, फार्मा, FMCG, ये सब काफी वापस आ गए। ज्वेलरी तो डबल हो गई है। एक ऑटोमोबाइल एक ऐसी कैटेगरी है जो अभी भी आधे पे चल रही है, क्योंकि क्या हुआ, वहां जो परेशानियां थी, चिप वगैरह नहीं थी, उस चक्कर में उनके लॉन्चेस नहीं हुए। तो जब लॉन्च नहीं हुए तो एडवर्टाइज भी नहीं कर पाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है कि वो लोग भी फुल फोर्स में बाहर मार्केट में आएंगे। हाँ, लेकिन ये जो मतलब हीरो नाम ले रहा हूँ मैं, हीरो मोटो या इस टाइप की जो 75-80 हज़ार की बाइक बेचते हैं, ये भले ही ऐड ना दे रहा हूँ, लेकिन महंगी वाली में तो खूब सर कारें बहुत बिक रही हैं, बाइक महंगी वाली खूब बिक रही है। मतलब 7-8 लाख से 10 लाख मान लीजिए रफ फिगर, 10 से ऊपर वाली कारें तो धुआंधार बिक रही, वो भी ऐड नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं, ऐड तो दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है, देखिए एडवर्टाइजिंग आदमी कब करता है, जब उसके कोई नए लॉन्च हो रहे हों या उनके भी टारगेट बहुत बड़े चढ़े हों। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देखें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस साल मैं समझता हूँ जब लॉन्चेस होंगे तो एडवर्टाइजिंग बढ़ेगी उसकी। हाँ, ये पॉइंट ऐसे, ये बात किसी और ने भी उससे कही थी कि जब ये लॉन्च ही नहीं कर रहे हैं सस्ते वाली बाइक तो गाड़ी बिके भी कैसे। मतलब ये लोगों ने एक अजीब से अंडा वाली मुर्गी वाली स्टोरी कर दी है कि ना लॉन्च कर रहे हैं, बिक रही है। तब लोग कह रहे हैं पहले लॉन्च तो करो अच्छी सी कोई बाइक तो बिके, वो कह रहे हैं पहले बिके तो लॉन्च करो, पता नहीं क्या होगा। एनीवे, तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आप कह रहे हैं कि मार्जिन इंप्रूव होगा, न्यूज़ प्रिंट के दाम कम होंगे तो सीधा इसमें ट्रांसलेट होगा, और डिजिटल वाला मुझे आप करें कि 6-8 महीने और इंतजार करूँगा। सर, मेरी दिलचस्पी इसलिए नहीं कि मैं कंपटीशन में हूँ या इस तरह, मुझे बहुत दिलचस्पी है क्योंकि ये न्यू इमर्जिंग मीडिया है और इसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं कि यही, मतलब हो सकता है मैं बड़े बोल रहा हूँ, फ्यूचर यही है। तो मुझे इंटरेस्टिंग जानने में लगता है क्योंकि नया बिजनेस समझना ज़्यादा
आसान रहता, फिर धीरे धीरे इसको देखिए आप मेरा use मानना है करते हैं। डिजिटल फ्यूचर है, लेकिन जो वर्तमान है न्यूज़पेपर जो है हमारा, अगर आप देखें इसमें भी काफी ग्रोथ आई है। तो मेरा मानना है अगले 15 साल न्यूज़पेपर भी बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। तो अगर कोई आदमी सोच रहा है कि न्यूज़पेपर छोड़ के डिजिटल पे फोकस कर दें, वो गलत है। आपको फ्यूचर को ही पकड़ना है, लेकिन वर्तमान को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वर्तमान भी 15 साल चलना है भाई। हाँ, साथ के साथ चलता रहेगा, ये बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और शुभकामनाएं आपको अगले क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू जी सरवेन जी, वापस आइए आप। और डीबी कॉर्प की आपने भी चर्चा सुनी होगी, 122 रुपये 20 पैसे इस समय ट्रेड कर रहा है, कैसा लगता है आपको ये? सर पहले तो न्यूज़पेपर चाय के साथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो ऐप तो मेरे लिए नहीं है उतनी छोटी सी स्क्रीन में न्यूज़ पढ़ने के लिए। आई एम नॉट, जैसे मैंने बोला अभी इन्होंने जैसे बोला 10-15 साल, तो आई थिंक न्यूज़पेपर कहीं जाने वाला नहीं है। जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनकी दिनचर्या उसी से चालू होती है। तो आई थिंक यहाँ पे भी नया शुरुआत आई थिंक स्टॉक के लिए है, जो इनिशियली पैनिक होके आई थिंक काफी महीनों काफी सालों से, अब तकरीबन तीसरा चौथा साल है कि इसने एक 80 से लेके 120-130 की एक रेंज बनाई हुई है। आई थिंक पूरा जहर इसमें निकल चुका है इन टर्म्स ऑफ जो भी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग होनी होगी, मेरे हिसाब से काफी कुछ हद तक हो गई है। एक सेलिंग क्लाइमैक्स ईयरली चार्ट पे मैं बता रहा हूँ कि एक लास्ट 2 साल में ऐसा लगता है कि जिनको भी बेचना था बेच गए, और जो वर्स्ट पॉसिबल यहाँ होना चाहिए था मेरे हिसाब से हो गया। तो मुझे अब लगता नहीं है कि 80-90 से बहुत ज्यादा ये नीचे जाएगा, और ये व्यू रहेगा 12-24 महीने प्लस वाला, जिसको इसको लेके रखना है। तो आई थिंक वो लेवल्स इसके बड़े अब अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बन गए हैं, और आई थिंक 100-110 की रेंज में अगर आता है तो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत बढ़िया हो जाते हैं, कि जहां एक 80 के नीचे आप एक स्टॉप लॉस रखते हैं, और आई थिंक नेक्स्ट 2-3 साल अगर आप उसको रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो आई थिंक डेफिनेटली 260-270 के टारगेट्स यहाँ पे आएंगे। तो मेरा मानना यह है कि नेक्स्ट 2 साल के लिए एक बढ़िया